और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और नरमपंथी चरण की। यहाँ से आपकी जो है कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उसके प्रमुख नेता कौन थे। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपके क्वेश्चंस जो है यूपीएससी में भी मिलेंगे आपको और यूपीपीएससी में भी मिलेंगे। यूपी जो अभी आरओ और एआरओ का एग्जाम है, इसमें भी आपको जो है लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलेंगे मोस्टली। और आपका भी जो पुलिस का एग्जाम है, यूपी पुलिस का एग्जाम है, इसमें भी आपको जो है 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर ना करें आप। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एकदम शुरू से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन की बात कर लेते हैं हम पहले। ए.ओ. होम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी सिविल सेवक ने एक अखिल भारतीय संगठन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कांग्रेस के प्रथम सत्र का आयोजन करने के लिए उस समय के प्रमुख बुद्धिजीवियों के साथ संपर्क स्थापित किया। कांग्रेस अधिवेशन की बात कर लेते हैं। आयोजन दिसंबर 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, प्रथम कांग्रेस अधिवेशन याद रखना है। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पूछ लेते हैं कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो आपको याद रखना है 72, जिसमें से अधिकतर कौन थे? वकील थे। समकालीन ब्रिटिश वायसराय मतलब उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के समय ब्रिटिश वायसराय कौन थे? ओके, तो याद रखना है आपको लॉर्ड डफरिन। वार्षिक बैठकें प्रथम सत्र के बाद प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में देश के विभिन्न हिस्सों में वार्षिक बैठकें आयोजित की जाने लगी। सुरक्षा बॉल सिद्धांत, सेफ्टी बॉल थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के बढ़ते असंतोष को नियंत्रित करने के लिए की गई थी। इस सिद्धांत में विश्वास रखने वाले प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, आर.पी. दत्त। ओके, हालांकि आधुनिक इतिहासकार इस सिद्धांत से सहमत नहीं है। कांग्रेस अधिवेशन और उनके अध्यक्ष, ये वर्ष दिया है, ये स्थान, उसके अध्यक्ष कौन थे और टिप्पणी। 1885 बंबई में डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष थे, प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट 1886 में हुआ था कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी हम इनको जानते हैं। इन्होंने जो है 3 बार 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह कौन है जिसने कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी? तो आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट 1887 में मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयबजी जो है इसके अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष है जो कि। उसके बाद 1888 में इलाहाबाद प्रयागराज में हुई थी। जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे, कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले यूरोपीय। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखना है आपको। 1917 में कलकत्ता में हुई थी, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ओके, नेक्स्ट 1924 बेलगाम, महात्मा गांधी जो है इसके अध्यक्ष थे। पूछ लेंगे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो याद रखना आपको बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता। गांधी ने केवल एक बार ही जो है कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की है, वो भी बेलगाम वाले की। ओके, ये इधर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दे रखे हैं। कांग्रेस के शुरुआती वर्ष में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले अन्य उल्लेखनीय हस्तियों में फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब शामिल थे। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। मदन मोहन मालवीय के बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने सर्वाधिक 4 बार, सबसे ज्यादा कब? 4 बार, 1909, 1918, 1930 और 1932 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी उन्हें जो है आधुनिक भारत का निर्माता मानते थे। क्वेश्चन पूछ लेंगे, आधुनिक भारत का निर्माता कौन है? तो आपको याद रखना है मदन मोहन मालवीय जो है वो आधुनिक भारत के निर्माता हैं। ओके, 1934 में उन्होंने एम.एस. अंडे के साथ कांग्रेस के नेशनलिस्ट पार्टी की
स्थापना की थी। ये प्रमुख अधिवेशन हो गए, उनके अध्यक्ष हो गए। अब हम बात कर लेते हैं नरमपंथी चरण की। वे उदारवाद और उदारवादी राजनीति में दृढ़ विश्वास रखते थे। उदारवादी युग के महत्वपूर्ण नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डी.ई. बाचा, एस.एन. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इंपोर्टेंट फैक्ट है ये वाला। ठीक है, नेताओं के बारे में पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से उदारवादी युग के नेता नहीं है। 3 नेता दे देंगे आपके जो हैं उदारवाद के, और 1 डाल देंगे दूसरे उसके। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है उदारवादी चरण के नेता हैं। व्यवस्थित एवं सतर्कतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया था। विधियां कौन कौन सी थी? तो याचिका करना, प्रार्थना और प्रचार करना। उनका मानना था कि अंग्रेज मूलतः भारतीयों के हितैषी थे। उदारवादी जो नेता थे वो मानते थे कि जो अंग्रेज हैं वो भारत के हितैषी हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक परिस्थितियों की जानकारी नहीं थी। उदारवाद और कानूनी सीमाओं के भीतर संवैधानिक प्रदर्शनों में विश्वास रखते थे। उदारवाद का विश्वास किसमें था? कानून में और संविधान में। ठीक है, कोई ऐसा प्रदर्शन करो जो संविधान के अनुसार हो, उसके विरुद्ध ना हो। इसका उद्देश्य था शिक्षा के माध्यम से सुधारों के लिए जनमत तैयार करना, राजनीतिक मुद्दों पर भारतीयों को एकजुट करना, विधान परिषदों में अधिक भारतीय भागीदारी और वित्त पर अधिक नियंत्रण की दिशा में काम करना। नरमपंथी नेताओं की प्रमुख मांगे क्या थी? संवैधानिक मांगे देखेंगे, फिर उसके बाद प्रशासनिक मांग। नंबर 1 संवैधानिक मांग। विधायिकाओं के लिए चुनाव की शुरुआत की जानी चाहिए। ओके। वायसराय कार्यकारी परिषद में 2 भारतीय सदस्य होने चाहिए। जो वायसराय की जो परिषद थी उसमें 2 भारतीय सदस्यों को आप शामिल कीजिए। विधायिकाओं को बजट पर चर्चा और मतदान का अधिकार होना चाहिए। उदारवादी जो नेता थे उन्होंने नारा दिया था, प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं। जब तक हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा विधायिका में, हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे। प्रशासनिक मांगे कौन कौन सी थी? तो जो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा जिसको ICS कहते थे पहले, उसमें अधिकतम आयु बढ़ाई जाए। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए। भारतीय सेवाओं का भारतीयकरण और भारत में भी ICS परीक्षा का आयोजन हो। रक्षा व्यय में कमी की जाए। दमनकारी और निरंकुश नौकरशाही तथा महंगी एवं अधिक समय में न्याय देने वाली न्यायिक व्यवस्था की आलोचना की। आक्रामक विदेश नीति की आलोचना। लोक कल्याण पर व्यय में वृद्धि। सिख विदेशों में अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय सैनिकों के लिए बेहतर बर्ताव की मांग। ओके, तो ये सब जो थी नरमपंथी नेताओं की प्रमुख मांगे थी, संवैधानिक मांग और प्रशासनिक मांग। ये हम जो है कीवर्ड टच करते चल रहे हैं, आपको एक जो है आइडिया रफली बन जाएगा आपके माइंड में। इनका योगदान क्या था? नरमपंथियों का योगदान क्या रहा? ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना। उन्होंने एक स्वतंत्र भारतीय अर्थव्यवस्था, भूमि राजस्व में कमी करने, बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा की वकालत की। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। विधान परिषदों में योगदान। विधान परिषदों में क्या योगदान था? राष्ट्रीय आंदोलन का क्रमिक विकास। उनकी मांगों का वर्ष 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में आंशिक रूप से संबोधित किया गया था, जिसमें परिषदों का विस्तार किया, लेकिन अधिक शक्ति के लिए राष्ट्रवादी मांगों को पूरा नहीं कर पाए। बाद की मांगों में बहुसंख्यक निर्वाचित भारतीय और कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया के स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर स्वशासन शामिल था। राष्ट्रवादी आंदोलन में इनका योगदान रहा था। संवैधानिक तरीकों पर जोर, आर्थिक आलोचना, शासन में अधिक भारतीय भागीदारी की मांग, इन सब ने जो भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जनता की भूमिका, तो संकीर्ण सामाजिक आधार और जनता की निष्क्रिय भूमिका निभाई गई थी। सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही? उन्होंने खुले तौर पर कांग्रेस की निंदा की तथा फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने क्या किया? कांग्रेस की निंदा की खुले तौर पर और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिसमें सर सैयद अहमद खान एवं राजा शिव प्रसाद सिंह जैसे व्यक्तियों को कांग्रेस के प्रति दुष्प्रचार करने के लिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन को संगठित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा पुरस्कार और दंड दृष्टिकोण का इस्तेमाल कांग्रेस के भीतर नरमपंथियों को चरमपंथियों के खिलाफ खड़ा करने के लिए किया गया। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा
इसकी शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना। ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था 1900 में। डफरिन ने कांग्रेस को जो है देशद्रोह की फैक्ट्री का इम्पोर्टेंस फैक्ट है, ये दोनों याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और नरमपंथी चरण के बारे में। ये अधिवेशन और उसके प्रमुख नेता कौन कौन थे, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे 110% यहाँ से पूछा जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% आपको जो भी रिसेंटली एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे उग्र राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।